जय हिंद दोस्तों। एकेपी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूपीएस में पेंशन को कैसे जोड़ा जाएगा और एनपीएस से क्या अंतर है और ओपीएस में क्या खासियत है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे। यूपीएस का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यानी एकीकृत पेंशन योजना। यह है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन योजना। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूपीएस में पेंशन को कैसे जोड़ा जाएगा, रिटायरमेंट के समय कितना मिलेगा और पारिवारिक नॉमिनी को क्या मिलेगा। फिर जानेंगे हम लोग एनपीएस में पेंशन का नियम क्या है और कैसे जोड़ा जाता है, और ओपीएस में पेंशन का नियम क्या है और कैसे जोड़ा जाता है। फिर हम लोग जानेंगे यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है। बिल्कुल अच्छे तरीका से अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में सारे अंतर समझ में आ जाएंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले हम लोग यूपीएस के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या है। इसका नाम है यूपीएस, एकीकृत पेंशन योजना, जो भारत सरकार के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है। इसको में ये यूपीएस जो है ओपीएस और एनपीएस को मिला करके बनाया गया है। एनपीएस को मिला करके बनाया गया है। अब इसमें यूपीएस में क्या किया गया है कि ओपीएस से निश्चित पेंशन को लिया गया है। जैसे ओपीएस में निर्धारित था कि अगर कोई व्यक्ति रिटायर करता है तो उसको पेंशन एकदम बिल्कुल है निश्चित की मिलेगा, तो वो चीज लिया गया है ओपीएस से। और एनपीएस से क्या लिया गया है, कर्मचारी के वेतन से 10% कटेगा, ये लिया गया है। सरकार द्वारा 14% देगा, तो सरकार 14% देगा, ये लिया गया है। और अभी ये बात चल रही है कि अगर अभी यूपीएस लागू होने पर सरकार 18% दे सकता है, इसके बारे में। अब चलिए, यूपीएस जो है 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारी पर लागू होगा। दूसरा है, राज्य सरकार के बारे में अभी कोई जानकारी स्पष्ट नहीं है इसके बारे में। फिर एनपीएस वाले यूपीएस में आ सकते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट और है कि न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पर कम से कम 10,000 रुपया पेंशन प्रदान किया जाएगा। ये इस प्रकार से। अब हम लोग जानेंगे कि यूपीएस में पेंशन कैसे दिया जाएगा, पेंशन को कैसे जोड़ा जाएगा, अगले स्लाइड में। देखिए, इसमें कहा गया है कि अगर 25 वर्ष न्यूनतम सेवा के बाद अंतिम 12 महीनों के मूल वेतन का औसत का 50% हिस्सा पेंशन मिलेगा, साथ में उस समय के महंगाई भत्ता अलग से जुटेगा। अब देखिए, जैसे हम इसको समझते हैं कितना पेंशन मिलेगा। जैसे ए नाम का एक व्यक्ति है जो 2050 में रिटायर करता है, जिसका अंतिम मूल वेतन 50,000 रुपया है, तो इसका पेंशन कब मिलेगा। रिटायर यह 31 दिसंबर 2050 को करता है। देखिए, अब यहाँ 31 दिसंबर 2050 को रिटायर करेगा तो दिसंबर में उसका वेतन था 50,000, फिर नवंबर में अगर मूल वेतन हुई 50,000। इसी प्रकार से जनवरी में उसका मूल वेतन 44,000 था और दिसंबर में मूल वेतन 50,000 रुपया हो गया। तो इस आधार पर 12 महीना के जो मूल वेतन है इसको जोड़िएगा तो 5,64,000 रुपया आएगा। अभी 5,64,000 रुपया का औसत निकाला जाएगा तो 5,64,000 में अगर हम 12 से भाग देते हैं तो 47,000 रुपया इसका औसत आता है उस व्यक्ति का। अब 47,000 का 50% आपको मिलेगा पेंशन, तो 47,000 का 50% साथ में उस समय के महंगाई भत्ता भी साथ में जुटेगा। तो अगर 47,000 का 50% निकालिएगा तो 23,500 आएगा। अगर मान लिया कि उस समय महंगाई भत्ता 40% चल रहा होगा कुल टोटल जोड़ करके, तो 23,500 का 40% जोड़िएगा तो आ जाएगा आपको 9400 रुपया, ठीक है। अभी 23,500 में 9400 जोड़ेंगे तो 32,900 रुपया होगा जो इसको पेंशन मिलेगा।
अब देखिए उस समय जब रिटायर कर रहे, पेमेंट मूल वेतन था इसका 50,000, अब इसको पेंशन जो है 32,900 रुपया जो सरकार नियम बनाए उसके अनुसार मिल सकता है। अब देखिए, अब कह रहा है कि यदि जो जिस व्यक्ति को पेंशन मिलता है अगर उस व्यक्ति के मृत्यु हो जाती है तो उसको पत्नी को क्या मिलेगा। तो जिस समय उस व्यक्ति की मृत्यु होती है, जैसे मान लिया है कि वो 1 साल पेंशन उठाया एक बार डेट किया, तो 1 साल जिस समय डेट किया उसके पिछले माह में जो उसको पेंशन मिल रहा होगा उसका 60% जो है उसको मिलेगा। यानी कि अगर उसको उस समय पेंशन 32,900 रुपया मिलता है तो इसका 60% निकालेंगे तो उसके पत्नी को, जो पेंशन ले रहा था उसके पत्नी को 19,740 रुपया मिलेगा। मतलब इसमें ये जो बात कहा गया 25 वर्षों की न्यूनतम सेवा के बाद 12 महीने के मूल वेतन का औसत का 50% हिस्सा ही पेंशन मिलेगा, साथ में उस समय के महंगाई भत्ता भी जुटेगा। इसका मतलब यह है जिसको हमने समझा है। अब आगे चलते हैं, अब हम लोग तीसरा नंबर में जानेंगे कि सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त कितना पैसा मिलेगा। इसमें बोला गया है कि ग्रेच्युटी के अलावा, जैसे रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी हर कर्मचारी को अलग मिलता है, एनपीएस में भी था, आज लगभग सब कर्मचारी के लगभग 25 लाख रुपया हो जाता है जो सामान्य लेवल पर होता है उसका। और सेवा के प्रत्येक 6 महीने के लिए मासिक प्रलब्धियों का 1/10वां हिस्सा जोड़ा जाएगा। अब इस बात को समझिए, जैसे रिटायरमेंट के समय मिलने वाला धन क्या होगा, अंतिम मूल वेतन प्लस डीए का 10% गुणे कुल 6 महीनों की संख्या। कि कुल 6 महीनों की संख्या कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति 25 साल नौकरी करता है तो कुल 6 महीनों की संख्या हो जाएगा 50 ए। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कोई व्यक्ति है जो 25 वर्ष नौकरी किया, 25 वर्ष नौकरी करने के बाद क्या होता है कि उसका जो पिछले 12 महीना का जो औसत आता है वो मान लिया 50,000 रुपया आता है, और उस समय का महंगाई भत्ता 40% चल रहा हो, तो 50,000 प्लस 40%, 50,000 का 40% जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा 70%, 70,000 रुपया, सॉरी 70,000 रुपया का पुनः 10% निकाला जाएगा। तो 70,000 रुपया का 10% निकालेंगे तो आएगा 7,000, और गुना किया जाएगा कुल 6 महीनों की संख्या। तो 25 साल नौकरी किया तो 7,000 में 50 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 3.5 लाख रुपया। तो यानी कुल टोटल उसको रिटायरमेंट पर जो पैसा मिलेगा 3.5 लाख रुपया ये और 25 लाख रुपया है, लगभग 28.5 लाख रुपया उसको रिटायरमेंट के समय पैसा मिलेगा। इस रूप में सेवानिवृत्ति पर जो एक बार रिटायरमेंट के समय पैसा मिलेगा वो ये है। अगर आप इसमें न्यूनतम 10 वर्ष सेवा करते हैं तो आपको 10,000 रुपये पेंशन अवश्य मिलेगा। निश्चित पारिवारिक पेंशन की बात करता है, मतलब अगर मृत्यु हो जाने के बाद निश्चित ही परिवार को पेंशन मिलेगा, जिसको बताएं 60% होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं एनपीएस के बारे में कि एनपीएस में पेंशन का नियम क्या था। देखिए, एनपीएस निश्चित पेंशन का प्रावधान नहीं था, ये निर्धारित नहीं था कि आप रिटायर कीजिएगा तो एनपीएस के माध्यम से आपको पेंशन मिलेगा। वो शेयर बाजार पर निर्भर था कि आप अगर शेयर बाजार अच्छा रहेगा तो आपको पेंशन मिलेगा, अच्छा नहीं रहेगा तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा। इसके बाद कुल जमा निकासी पर निर्भर करेगा। जैसे उसमें निर्धारित था कि अगर आपको 1 लाख रुपया जमा हुआ है तो 60,000 रुपया आप निकाल सकते हैं, और 40,000 रुपया जो है आपको उसमें छोड़ना पड़ेगा, उसी पे आपको पेंशन मिलेगा। तो 60% से ज्यादा नहीं निकाल सकते, 60% कम से कम निकाल सकते थे। अगर उसमें आप 50,000 रुपया निकालिएगा तो 50,000 रुपया बचेगा, उस पर आपको पेंशन मिलेगा। जैसे आपका कुल जमा अगर 1 लाख रुपया है तो 1 लाख का 60% निकाल सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं कम निकाल सकते हैं, मतलब 60% से कम 50% निकाल सकते हैं। अगर 50% निकालिएगा तो आपका धन ज्यादा रहेगा तो पेंशन ज्यादा रहेगा। इसका मतलब है कि उस जो एनपीएस है शेयर बाजार और कुल जमा निकासी पे निर्भर करेगा। ठीक है, अब शेष 40% को शेयर बाजार में लगा दिया जाएगा जिससे आपको पेंशन मिलेगा। अब चलिए ओपीएस के बारे में। इसलिए पेंशन के लिए कर्मचारी के खाते से कोई पैसा नहीं कटता था, मतलब सरकार खुद पेंशन के लिए स्टोर करता था।
रिटायरमेंट का पैसा सरकारी फंड से ही मिलता था। पेंशन रिटायरमेंट के समय मूल वेतन का 50%, मतलब अगर मूल वेतन आपका 50,000 रुपया तो उसका 50% आपको मिलेगा। और नॉमिनी को मृत्यु के पश्चात तो उस समय का पेंशन का 50% मिलेगा। जिस समय उनकी मृत्यु होती है जितना उनको पेंशन मिल रहा होगा उसका 50% मिलेगा। अब आगे हम लोग समझते हैं कि ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में क्या अंतर। तो चलिए देखते हैं। इसमें पेंशन टाइप के पहला है, तो पेंशन टाइप में देखिए ओपीएस में क्या था कि फिक्स था कि सरकार आपको पेंशन देगी। एनपीएस में क्या था कि जितना आपका कटेगा उस पे आपका पेंशन डिपेंड रहेगा। यूपीएस यह दोनों के मिला के बनाया गया, इसलिए इसको हाइब्रिड कहा गया है। पेंशन कैलकुलेशन, इसमें क्या था ओपीएस में कि लास्ट समय में जो आपका बेसिक सैलरी होगा उसका 50% आपको मिलेगा पेंशन। एनपीएस में मार्केट के अनुसार, मतलब शेयर बाजार अगर अच्छा है तो पेंशन आपको अच्छा मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। यूपीएस में क्या है कि लास्ट 12 मंथ का जो सैलरी रहेगा आपका बेसिक पे, उस पे डिपेंड करेगा कि आपका कितना पेंशन मिलेगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में क्या है, ओपीएस में कर्मचारी के सैलरी से नहीं कटता था, जबकि एनपीएस में 10% कटता है और यूपीएस में भी 10% कटेगा। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मतलब सरकार के क्या इसमें देता था, तो इसमें फुल कॉस्ट मतलब पूरा पेंशन का पैसा जो था सरकार के यहाँ से मिलता था, जबकि एनपीएस में 14% सरकार देने की कह रही है और यूपीएस में 14% तो अभी देगा ही, लेकिन इसमें 18% की बात अभी चल रहा है। इसके बाद है मिनिमम सर्विस फॉर पेंशन, मतलब 10 साल नौकरी करने के बाद ही ओपीएस में मिलता था पेंशन। और एनपीएस में इसमें कुछ फिक्स नहीं था कि अगर आप 5 साल भी नौकरी करते हैं तो आपको पेंशन थोड़ा बहुत जरूर मिलेगा। और यूपीएस में क्या है कि आपको 10 साल नौकरी कीजिएगा तो आपको पेंशन जरूर मिलेगा, जो 10,000 रुपया निर्धारित किया है। इसके बाद है मिनिमम पेंशन, इसमें इम्प्लाइड थ्रू डीए, मतलब इसमें जो कम से कम पेंशन था जो आपको सैलरी का आधा, साथ में उसका उस समय का महंगाई भत्ता, इसमें कोई गारंटी नहीं था आपको कितना मिलेगा। इसमें अगर आप कम से कम 10 साल नौकरी करते हैं तो आपको 10,000 पेंशन जरूर मिलेगा। इसके बाद फैमिली पेंशन की बात देखिए, ओपीएस में क्या था कि फैमिली पेंशन अवेलेबल था, एनपीएस में भी अवेलेबल है और यूपीएस में भी अवेलेबल है। इसके बाद इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट मतलब डीए ओपीएस में भी था लेकिन एनपीएस में डीए नहीं था और यूपीएस में डीए आपका है। इसके बाद लागू कब किया गया, तो ये 2024 में लागू किया गया, ये 2004 में समाप्त किया गया, ये 2004 में लागू किया गया, 2025 में लागू किया जाएगा 1 अप्रैल 2025 को। और एक और चीज है कि ग्रेजुएटी ओपीएस में भी था, एनपीएस में भी था और यूपीएस में भी है। ग्रेजुएटी जो 25 लाख रुपया लगभग हर कर्मचारी को मिलता है वो चीज। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।